हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन आते हैं और इसका यूज़ कैलकुलेशन में भी हो जाता है। तो ये बहुत एक ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे लिए। और कंपटीशन में इससे अगर जिसमें भी नंबर सिस्टम सिलेबस में है तो 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो अगर आपने पीसीएम से मैथ करी है तब तो आप एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर नहीं भी पढ़ा है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी हिंट दे दूँगी, बस उससे आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम। तो a+ib ये एक पूरी डिजिट है, लेकिन ये किस किस से मिलकर बनी है। इसमें एक तो है ये रियल नंबर और ये है इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये तो रियल है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इमेजिनरी क्यों है? तो इसमें मेन चीज़ है ये आई। इसे हम आयोटा बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है √-1। जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है उन्हें तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक्स तो हमें जान लेना चाहिए कि आई की वैल्यू जो √-1 है, अगर ऐसे ही अगर अंडर रूट में कोई भी माइनस में √2, माइनस में √3, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो ये सब हमारे काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं, यानी कि इमेजनरी पार्ट्स हो जाते हैं। अब ये जो आई है, अब इमेजनरी पार्ट की किसी से भी मल्टीप्लाई करो, हमने यहाँ पे बी से करी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इमेजनरी पार्ट। लाइक हमारे पास 2+3i है, तो इसमें 2 तो होगा रियल पार्ट और ये 3i होगा इमेजनरी पार्ट। हालांकि जो 3 है ये एक रियल नंबर है, लेकिन ये i से जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, एक काल्पनिक नंबर हो जाता है। तो हमें रियल और काल्पनिक समझ में आ गया। जहाँ पे हमें अंडर रूट में माइनस कुछ भी एनीथिंग दिखे हमें, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाना है कि ये हमारा काल्पनिक नंबर है। तो अब हमने रियल और काल्पनिक पढ़ा, अब रियल के बारे में हम जानते हैं। तो रियल को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे वास्तविक संख्या होती है -∞, -1, 0, 1, इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब ये तो है वास्तविक संख्याएं, मतलब कि जो सारी संख्याएं हैं बस अंडर रूट में माइनस को छोड़ के वो सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे। इसमें एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। आपने परिमेय और अपरिमेय पढ़ा तो होगा, लेकिन तब भी डाउट्स रह जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में परिमेय और अपरिमेय पढ़ लेंगे तो आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है कि आज तक परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, कि जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0, वो होती हैं परिमेय संख्याएं। और जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। जैसे कि √2, √3, इन सब के बारे में अब ये हम देखते हैं। पहले ये बताइए कि 4 एक परिमेय है या अपरिमेय? तो 4 है परिमेय। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ये हो गई p/q के रूप में, और जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे 5, 6, -5, ये सारी क्या हो गई, परिमेय। अब हम अगर ये देखें कि √2 को एक बार चेक करते हैं साइड में, √2 परिमेय है या अपरिमेय? अब आप कहेंगे इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0,
ये हो गई परमेय क्योंकि पी वाई क्यू के रूप में है। बट ये आपका पूरा का पूरा हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि आप बेसिक्स देखिए कि जो √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड कंटिन्यू। तो ये जो कंटिन्यू चलती चली जाती है तो वैल्यू क्या पहुंच गई, आगे तक इनफाइनाइट में पहुंच गई। और इनफाइनाइट कब होती है कोई चीज़, जब अपॉन में किसी के 0 हो। तो यानी यहाँ पे क्यू क्या हो गया, 0। तो अब क्यू अगर 0 हो गया तो √2 कैसा हो गया, अपर में। तो √2 पहुंच जाएगा अपर में। अच्छा, आपको नहीं समझ में आया, दिक्कत आई, तो एक बार एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है √3। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। अब ठीक है, अब हम ये कैसे पहचाने अपर में है कि पर में? हमने क्या पढ़ा था कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो हम इसके जो नीचे है वो कितनी 0 ला सकते हैं। अब हम कहेंगे कि इनफाइनाइट है इसकी वैल्यू, तो हम पता ही नहीं लगा सकते। तो यानी कि जब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट कभी भी कोई चीज़ तब होती है जब किसी भी चीज़ के अपॉन में 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। और ये क्या बनना है, इनफाइनाइट। तो ये क्या हुआ, अपर में, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। तो √3 क्या हुआ, अपर में। सही है। अब ऐसे ही √5 भी हो जाएगा अपर में। अब एक बात आती है कि आप ये बताइए √16 क्या होगा, पर में या अपर में? तो अगर आप कहते हैं कि ये अपर में हुआ तो आपका आंसर तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम √16 को लिख सकते हैं 4। अब 4 लिख सकते हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 4 क्या है, परिमेय। तो यानी √16 पहुंच जाएगा परिमेय संख्या में। तो यानी कि सिर्फ इस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको अपना माइंड भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि पाई क्या होता है, जैसे हम अपर में पढ़ रहे हैं तो अपर में आ जाता है पाई, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 वो आ जाती है, 22/7 वो आ जाएगी परिमेय में। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई की एक हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, लेकिन 22/7 तो एक P/Q के रूप में है। आप कहेंगे वैल्यू तो पाई की ही है, तो ये पाई की, जैसे पाई की ये 22/7 जो है वो अप्रॉक्सीमेट में है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट में पाई की वैल्यू होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसलिए जो पाई है वो तो अपरिमेय में पहुँच जाता है और जो 22/7 है वो परिमेय में पहुँच जाता है। अब ठीक है, आपको आशा करती हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम आगे के इनके जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि परिमेय संख्या को डिवाइड करते हैं पूर्णांक में, अपूर्णांक में, और इसके आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। और अगर हम धीरे धीरे बेसिक्स से लेकर चलेंगे तो आपकी 100% है कि नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आपका बेकार नहीं जाएगा और आप एग्जैक्टली उसे सेकंड्स में करेंगे। बस बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए और हम ट्रिक्स भी करेंगे साथ में। तो इसी के लिए धन्यवाद और आप अपनी तैयारी करते रहिए।